नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सेंटर कॉमर्स में। दोस्तों, आज हम लेखांकन की परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लेखांकन की मान्यताओं के बारे में पढ़ा था। लेखांकन की परंपराएं। देखिए, इससे पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था लेखांकन की अवधारणाएं। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, अवधारणा और परंपरा। पहली बात तो ये हमें यह समझना होना है कि अवधारणा और परंपरा में क्या अंतर होता है। अवधारणाएं क्या होती हैं? वो चीज़ें होती हैं, वो सिद्धांत होने जिनके आधार पर एक किसी चीज़ का पर लेखांकन का निर्माण हुआ है। जिनके आधार पर लेखांकन का निर्माण हुआ है और जो बातें लेखांकन अवधारणा के अंतर्गत बताई गई हैं वो सर्वमान्य हैं तथा लेखांकन को पूर्ण करने के लिए आवश्यक भी हैं। लेखांकन को उचित तथा सत्य दिखाने के लिए आवश्यक भी है। इसके बाद में हम बात करते हैं परंपराओं की। परंपराएं क्या हैं? परंपराएं ऐसी चीज है जिनका अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। बहुत अधिक प्रयोग होने के कारण वो प्रचलन में हैं तथा सभी लोग इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग करना जरूरी नहीं है किसी भी लेखा मानक के अनुसार, किसी भी अकाउंटिंग के लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार, लेकिन परंपराओं का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि अधिक अच्छे परिणाम पा सकें। और परंपराएं क्या होती हैं? प्रथाएं होती हैं वो जो लंबे समय से चल रही हैं और लंबे समय से चलने के कारण ये एक तरह से लेखांकन के सिद्धांत की तरह ही बन जाती हैं और अधिक से अधिक इनका प्रयोग होता है। एक तरह से बोले तो सभी जगह है इनका लेखांकन में प्रयोग होता है। अब बात करते हैं हम लेखांकन की पहली अवधारणा के बारे परंपरा के बारे में। लेखांकन की पहली परंपरा है वो है एकरूपता की परंपरा। इसे संगति की परंपरा भी कहते हैं। अब एक रूपता की परंपरा में क्या चीजें बताई है? एक रूपता की परंपरा हमें ये कहती है कि जो हमारे लेखा करने के नियम हैं, जो लेखांकन की विधियां हैं, जैसे मूल्यह्रास की कोई विधि है, या फिर बात करें हमने आपको काल्पनिक संपत्तियों या फिक्टिशियस असेट्स को राइट ऑफ करने के लिए कोई आपने तरीका काम में लिया है, या फिर आप इंटेंजिबल असेट्स को राइट ऑफ करना चाह रहे हो, उनके लिए आपने कोई तरीका बताया है, तो एक बार आपने जो तरीका स्टार्ट कर दिया आपका वही तरीका रहना चाहिए। यह नहीं है कि आप हर साल नया तरीका लाओ। मतलब एक बार जो विधि हमने प्रारंभ कर दी वही विधि हमारी आगे चलती रहनी चाहिए। आप परिवर्तन तो कर सकते हो, लेकिन परंपरा है ये कि लोग परिवर्तन नहीं करते। अगर मान लीजिए परिवर्तन करेंगे तो हमारे सामने क्या समस्याएं आएंगी। आज मान लीजिए आपने कोई एसेट्स खरीदी 10,000 रुपये की, पहले साल इस पे आपने किसी और विधि से WDV मेथड से काम में डेप्रिसिएशन लगा दिया, अगली साल SLM से लगा दिया, अगली साल फिर से WDV में लगा दिया। 3 सालों में 2 बार आप विधियों बदल चुके हो।
तो इसमें 2 वर्षों में तुलनात्मकता संभव नहीं है। तो यह परंपरा क्यों आवश्यकता है? नंबर 1 तो तुलनात्मकता करने के लिए 2 वर्षों के आंकड़ों के मध्य तुलनात्मकता कर सकते हैं। दूसरी, एक रूपता बनाए रखती है। एक रूपता बनाए रखती है कि ये कंपनी WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगाती है। तो इस तरह से ये थी हमारी एक रूपता की परंपरा, जिसे हम संगति की परंपरा भी कहते हैं, जो ये कहती है कि जो लेखांकन करने के तरीके या जो लेखांकन करने की विधि हमने एक बार प्रारंभ कर दी, लेखापाल ने जो अकाउंटेंट होता है उसने जो विधि एक बार प्रारंभ कर दी अकाउंटिंग करने की, उसे बार बार नहीं बदलना चाहिए। हाँ, एक बात और महत्वपूर्ण, अगर कोई लेखापाल लेखांकन की विधि में परिवर्तन करता है, क्या करता है? परिवर्तन, तो उसे कंपनी को, तो उसे एनुअल रिपोर्ट में वो बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि हमने इससे पहले हम इस तरीके से काम में करते थे, अब हमने ये विधि बदलकर, इससे पहले हम WDV मेथड से रास लगाते थे, अब हम SLM मेथड से रास लगाएंगे। यह बात कंपलसरी है अगर परिवर्तन करते हैं हम। पहली बात तो ये परंपरा तो कहता है परिवर्तन करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब अगर आप परिवर्तन करते हो तो आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में यह डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने परिवर्तन किया है। उसके बाद में हम अगली विधि पढ़ते हैं, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा क्या कहती है? जो लेखांकन सूचनाएं हैं, जो लेखांकन सूचनाएं हैं उनको पूर्ण तथा सत्य रूप से हमें दिखाना चाहिए। पर लेखापाल को और कंपनी जो फर्म है उनको आवश्यक होता है, जिस भी एंटिटी के लिए हम लेखांकन कर रहे हैं उसके लिए यह आवश्यक होता है जो लेखांकन की सूचनाएं उनको पूर्ण और सत्य रूप से दिखाए। ऐसे किसी भी सूचना को वो क्या नहीं करें, ऐसा नहीं है कि क्योंकि किसी भी जो है लेखांकन फर्म है उसमें हितधारक होते हैं, जैसे उनके अंशधारी, लेनदार, ग्राहक भी एक तरह से हितधारी ही होते हैं, सरकार भी उनकी एक हितधारी ही होती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हितधारक होते हैं जो उनसे कंपनी के किससे सूचना प्राप्त करते हैं। ये कंपनी के अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनल अकाउंट जो अपने स्टेटमेंट है उन्हीं से तो सूचना प्राप्त करते हैं। ये जो अंशधारी तो चलो आंतरिक सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो और हमारे हैं यह तो हमारी एनुअल स्टेटमेंट से ही सूचना प्राप्त करते हैं। तो यह आवश्यक है कि या कोई आदमी जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है कंपनी में, जिसने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वो सूचना किससे प्राप्त करेगा? स्टेटमेंट से। तो यह आवश्यक है कि जो हमारे लेखा बुक्स ऑफ अकाउंट्स और स्टेटमेंट बनते हैं उनमें पूर्ण और सत्य सूचनाएं। इन सब के अलावा अगर कोई ऐसी चीज है जिसे हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे दिखाना चाहिए। जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी है,
कंटिंजेंट लायबिलिटी है। हम इसको नहीं दिखा सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन हमें इसको बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में दिखाना चाहिए। और अगर साल के दौरान किसी भी तरह का लेखांकन करने के तरीके में परिवर्तन किया है तो हमें उसका भी प्रकटीकरण करना चाहिए। मतलब वो उन सभी चीज़ों का प्रकटीकरण करना चाहिए जो किसी हितधारक का निर्णय प्रभावित कर सके, निर्णय प्रभावित करती हूं। हितधारक यानी स्टेक होल्डर्स, मतलब उन सभी चीज़ों का डिस्क्लोज करना चाहिए जो किसी स्टेक होल्डर्स का डिसीजन अफेक्ट करें। कोई चीज़ इसमें छुपानी नहीं चाहिए। इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं रूढ़िवादिता की परंपरा। रूढ़िवादिता की परंपरा क्या कहती है कि जब हमें कोई हानि दूर से ही दिख जाए, आप यहाँ पर हो आज 2021 में, आपको कोई हानि दिख जाए 2022 में, लेकिन आपको चाहे उसका अमाउंट भी नहीं पता हो, कोई हानि, लॉस या एक्सपेंसेस, उसको आपको अमाउंट भी नहीं पता हो, फिर भी आपको क्या करना चाहिए, उसका प्रावधान बना लेना चाहिए। मतलब अगर हानि आपको भविष्य में भी कहीं हानि दिख रही है और उसका आपको यह भी नहीं पता कितने रुपए की हानि होगी, फिर भी उसका आपको क्या कर लेना चाहिए, प्रावधान बना लेना चाहिए। प्रावधान का मतलब होता है कि एक अलग से पैसे किसी फंड में ट्रांसफर कर लेते हैं, अगर भविष्य में उसको हानि होगी तो उस हानि को राइट ऑफ करने में उसका क्या कर लेंगे, हानि की पूर्ति करने के लिए या राइट ऑफ करने के लिए हम उसी फंड का प्रयोग कर लेंगे। देखिए, जो रूढ़िवादिता की परंपरा है इसको अनुदारवादिता की परंपरा भी कहते हैं। एक इसको कुछ लोग इसे सुरक्षा की भी परंपरा कहते हैं, कुछ लोग इसे बुद्धिमत्ता की परंपरा भी कहते हैं। मतलब कि अगर आपको हानि दिख जाए कि आपको पता है कि यह कोई बड़ा खर्चा है या कोई हानि है, तो उसको आप पहले से ही प्रावधान बना लो। जैसे मान लीजिए वर्तमान वर्ष चल रहा है 2020 और 21, या सॉरी अभी 21 और 22 स्टार्ट हो गया। तो इस वर्ष के अंदर जो भी आपको लाभांश भुगतान किया जाएगा वो 21 और 22 में किया जाएगा किसी कंपनी द्वारा, जो भी लाभ। तो जो 2021 और 22 का लाभांश है उसका इसी वर्ष में आप क्या कर लो, प्रोविजन बना लो। आपके देनदार हैं 2 लाख रुपए के, आपको पहले लग रहा है कि 50,000 रुपये हमारे डूब जाएंगे, लेकिन प्राप्त आपने 1.5 लाख भी नहीं किए हैं अभी, प्राप्त आपने भी 1.5 लाख भी नहीं किए, लेकिन आपको लग रहा है 50,000 डूब जाएंगे। तो ये एक तरह से आपका खर्चा है, यानी पैसा डूब गया, तो इसका प्रोविजन बना लो। देखिए, कई बार रूढ़िवादिता की परंपरा है, इसका मिसयूज भी होता है। कैसे? कई कंपनियां क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोविजन बना देती हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए उनका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो तो 10% रहा है और वो बना लेती हैं 20%। इस तरह से प्रोविजन की मात्रा अधिक बनाने से क्या होता है, कंपनियां गुप्त संचय का निर्माण कर लेती हैं। गुप्त संचय का क्या कर लेती हैं, निर्माण कर लेती हैं, जो किसी भी तरह से इलीगल है। गुप्त संचय का निर्माण करना इलीगल है।
अब बात इसमें आगे और बात करते हैं। तो जो रूढ़िवादिता की परंपरा है उसी के अनुसार हम देनदारों पे क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। उसी के आधार पर हम क्या बनाते हैं, ये प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डिविडेंड बनाते हैं, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी बनाते हैं। ठीक है। अगली हमारी परंपरा है महत्वपूर्णता की परंपरा। महत्वपूर्णता की परंपरा क्या कहती है? महत्वपूर्णता की परंपरा ये कहती है, चौथी नंबर की है शायद, अंतिम और चौथी है, कि जो सूचनाएं, इसे भौतिकता की परंपरा भी कह सकते हो आप, मटेरियलिटी, कि जो सूचनाएं एक सूचना है वो किसी एक फर्म के लिए तो महत्वपूर्ण हो सकती है, या भौतिक हो सकती है, या मटेरियल हो सकती है, और दूसरी के लिए नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसका टर्नओवर है 5 लाख रुपए या 10 लाख, सॉरी 10 लाख, जो उसका टर्नओवर है 10 लाख रुपए, ठीक है। और उसके अंदर आपको कहीं पर 10,000 रुपए की जो है वैल्यू की कोई चीज है, उसके लिए क्या है, मटेरियल है, महत्वपूर्ण है ना। एक कंपनी 10 लाख रुपए का टर्नओवर है, उसके लिए 10 लाख रुपए, 10,000 रुपये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक कंपनी जिसकी 1,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, उसके लिए 10,000 रुपये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो यह समझना चाहिए कौन सी चीज़ मटेरियल है और कौन सी चीज़ इमटेरियल। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको ही ज़्यादा दिखाना चाहिए। अब महत्वपूर्ण क्या है, यह आपके दिमाग पर निर्भर करता है, यह कंपनी के लेखापाल के दिमाग पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए जो हमारी वो थी पूर्ण प्रकटीकरण की, उसके अनुसार सभी चीज़ों के प्रकटीकरण करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई, उसमें आलपिनों की संख्या का स्टॉक, अब यह कैसे संभव है बताओ, यह कैसे संभव है। या फिर बहुत छोटे छोटे खर्चे हैं, छोटे छोटे खर्चे कैसे, जैसे आप देखते हैं बाजार में दुकान पर जो ये आते हैं कई लोग बेगर्स हो, उनको दुकान वाले 2 रुपये देते थे, 5 रुपये देते थे अपने गले से। अब उनको आप विविध खर्चों में दिखाना चाहिए। अगर उनका आप अलग से खाता बनाने लग जाओगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा ना। तो ये क्या कह रहा है, महत्वपूर्णता की परंपरा क्या कहती है, जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, अधिक महत्वपूर्ण हैं और महत्वपूर्ण है, उन्हीं को हमें प्रकटीकरण करना चाहिए। जो चीज़ें कम महत्वपूर्ण नहीं है उनकी हमें उपेक्षा करनी चाहिए। जैसे आलपिनों की संख्या का स्टॉक कैसे पता कर लोगे आप, छोटे छोटे खर्चे हैं उनको विविध खर्चों में दिखाना चाहिए। ठीक है, ये थी लेखांकन की परंपराएं। आगे हम पढ़ते हैं लेखांकन की प्रणालियां। लेखांकन की प्रणालियां हैं तो यहाँ पर 2 प्रमुख प्रणालियां प्रचलन में है। पहला इकहरा लेखा पद्धति और दूसरा दोहरा लेखा पद्धति। देखिए, इकहरा लेखा पद्धति को आप अपूर्ण खाते होते हैं उनको ही इकहरा लेखा पद्धति कहा जाता है। जो अपूर्ण खाते होते हैं ना उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इकहरा लेखा पद्धति। इकहरा लेखा पद्धति हमेशा सामान्य छोटे व्यवसायियों द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि वो एक अलग से अकाउंटेंट नहीं रख सकते, तो वो छोटे व्यापारियों द्वारा ही इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल तो खैर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होने के बाद इसका प्रयोग काफ़ी कम हो गया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है।
अपूर्ण खाते बनाते हैं वो लोग क्या बनाते हैं, एक तो रोकड़ खाता बनाते हैं और एक बना लेते हैं अपना व्यक्तिगत खाते होते हैं लोगों के, वह बना लेते हैं। ठीक है, मतलब और ये किसके आधार पर बनाए जाते हैं, सभी के सभी खाते प्रमाणकों के आधार पर बनाए जाते हैं। सभी के सभी खाते किसके आधार पर बनाए जाते हैं, प्रमाणकों के आधार पर बनाए जाते हैं। यह तो क्या करेंगे, लेखांकन के अनुसार तो सभी चीजें होनी चाहिए, सभी खाते बनने चाहिए, लेकिन हमने रोकड़ खाता बनाया और व्यक्तिगत खाते बनाए, तो ये क्या एक अपूर्ण पद्धति भी हो गई, लेखांकन की एक अपूर्ण पद्धति भी हो गई। लेकिन क्या है, ये छोटे व्यापारी हैं उनके अनुकूल होती है, इसमें रोकड़ खाता और व्यक्तिगत खाते बनाए जाते हैं। एक चीज, यह प्रणाली ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि यह प्रणाली कोई वैज्ञानिक तरीके से तो बनी नहीं है, ऐसे ही हिसाब किताब लिख लिया। एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति इनके खाते बना सकता है, मतलब यह वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, इसके कारण इस विधि पर हम विश्वास नहीं कर सकते, विश्वसनीय नहीं है, इसलिए ही जो न्यायालय है, कोर्ट है, इसे प्रमाण के रूप में भी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, आप इकहरा लेखा पद्धति को कोई भी कोर्ट प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता। और इसी के साथ जो हमारे कर विभाग है, कर विभाग भी इसके आधार पर निकाले गए लाभ पर विश्वास नहीं करता। कर विभाग में अलग अलग आ गए, जैसे इनकम टैक्स और जीएसटी, अगर कोई इनडायरेक्ट टैक्स और है, वैसे सभी चीज़ें जीएसटी में आ गई, लेकिन कुछ चीज़ें बची हुई हैं। और यह विधि किसी भी तरह के लेखांकन सिद्धांतों पर, किसी भी तरह के लेखांकन मानकों पर निर्भर नहीं करती, ना तो इनमें किसी तरह के लेखांकन सिद्धांतों का प्रयोग होता है और ना तो लेखांकन सिद्धांत और ना लेखा मानक, किसी भी तरह के लेखा मानक की आवश्यकता नहीं। इस विधि में एक रूपता नहीं पाई जाती। एक रूपता मतलब ए बिजनेस, एक रूपता का अभाव, ये लिखो पहले, एक रूपता का एक रूपता के अभाव से तात्पर्य यह है कि ए बिजनेसमैन है, वो अलग तरीके से कर रहा है, बी अलग तरीके से कर रहा है, सी अलग तरीके से कर रहा है, क्योंकि इसके कोई सिद्धांत नहीं है और ना ही क्या है, लेखा मानक है। तो जो चीज़ों की कोई एक प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है, उनको बनाने का कोई एक तरीका नहीं है, तो हर आदमी अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग बनाएगा। अंतिम बात, जो इकाहरा लेखा पद्धति है, इससे गणितीय शुद्धता और लेखांकन की शुद्धता का पता नहीं लगाया जा सकता। ना तो गणितीय शुद्धता का पता लगा सकते हैं, ना लेखांकन की शुद्धता का पता, शुद्धता का इसमें क्या किया जाता है, बस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के हम अपना लाभ हानि ज्ञात कर लेते हैं, बस। तो इकहरा लेखा पद्धति क्या है, यह एक अपूर्ण पद्धति है जिसमें रोकड़ खाते और व्यक्तिगत खाते बनाए जाते हैं। यह ज़्यादा विश्वसनीय भी नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से इनमें खाते नहीं बनाए जाते और वैज्ञानिक तरीके से इसमें खाते नहीं बनाए जा सकते, विश्वसनीय नहीं है, इसलिए न्यायालय भी इसे प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता। और जो विभिन्न इनकम टैक्स और जीएसटी और जो भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं, वो क्या करेंगे, इसके द्वारा ज्ञात किए गए लाभ को मान्य नहीं करेंगे। और इस विधि का में ना तो किसी लेखांकन सिद्धांत का प्रयोग होता है, ना ही किसी लेखा मानक का प्रयोग होता है। मतलब
एक लेखांकन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनका अभाव है, इसलिए हर आदमी अपने अपनी सुविधा से अलग अलग तरीके से बनाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, एक रूपता का अभाव। और इसके कारण जो लेखांकन की और जो गणितीय शुद्धता है खातों में, उसका पता लगाना क्या है, असंभव है। यह थी हमारी इकारा लेखा पद्धति। अब आप देखें तो इकारा लेखा पद्धति में काफी कमियां थी। क्या थी? एक तो पहली लाइन ही है, अपूर्ण खाते। सबसे पहले इनको पूर्ण करना पड़ेगा। और दूसरी बात, न्यायालय भी इन्हें प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते। कर विभाग वाले भी इसके लाभ को वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। ना तो इसमें कोई लेखांकन सिद्धांत है, ना कोई लेखा मानक है। ठीक है, तो अब इसकी कमियों को दूर करने के लिए एक और नई प्रणाली आई 1494 के अंदर। लुकास पियोसली ने एक और नई प्रणाली का विकसित की, जिसको कहते हैं दोहरा लेखा पद्धति। लुकास पियोसली ने 1494 में एक नई लेखा पद्धति का निर्माण किया, जिसे क्या कहते हैं, दोहरा लेखा पद्धति। अब दोहरा लेखा पद्धति का क्या किया? सबसे महत्वपूर्ण बात दोहरा लेखा पद्धति की 1494 में किसने प्रतिपादित किया था? लुकास पियोसली। ठीक है, अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक को कहते हैं नाम और एक को कहते हैं जमा, डेबिट और क्रेडिट। इसीलिए दो पक्ष होते हैं, इसीलिए इसे दोहरा लेखा प्रणाली कहा गया। ठीक है, यह क्या करती है, लेखांकन मानक और लेखांकन की क्या करती है, लेखांकन के मानक और अवधारणाओं और परंपराओं के आधार पर चलती है। समझ गया? पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है और तलपट बनाने के बाद इसमें गणितीय शुद्धता का पता किया जा सकता है। तलपट बनाने के बाद इसमें गणितीय शुद्धता का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, तो दोनों पक्ष यहाँ पे ये है कि जितने रुपए से ये पक्ष नाम होगा उतने से ही अन्य पक्ष क्या होगा, जमा होगा। जैसे 10,000 रुपए का माल नगद में खरीदा, तो माल आपके पास आया है और पैसे आपसे गए हैं, तो दो पक्ष हो गए ना। तो एक जितने रुपए से डेबिट होगा, दूसरा पक्ष उतने ही रुपए से क्रेडिट होगा। तो जो भी हमारी इकहरा लेखा पद्धति की कमियां थी, उनको दूर करने के लिए हमने क्या बनाया, दोहरा लेखा पद्धति, जो लेखांकन मानक, अवधारणाओं और परंपराओं पर आधारित है, जिसको प्रतिपादित किया था 1494 में लुकास पियोसली ने। और वैज्ञानिक विधि है, पूर्णतया तलपट बनाने के बाद इसमें गणितीय शुद्धता का पता लगा सकता। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले हम इसमें जर्नल बनाते हैं। जर्नल बनाने का मतलब है उसमें एंट्रियां हम करते हैं। प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें होती है जर्नल। उसके जर्नल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसके बाद में इसकी क्या करते हैं, बुक्स बनाते हैं, मतलब खतौनी करते हैं, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। उसके बाद में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जर्नल कर दिया, उसके बाद में सभी खातों की अलग अलग बुक्स बना दी, और उन खातों की मदद से हमने क्या कर दिया, ट्रायल बैलेंस बना दी। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम गणितीय शुद्धता का पता कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद गणितीय शुद्धता का हम पता कर सकते हैं। देखिए, लेखांकन ये शुद्धता का तो
कई बार छूट जाती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा लेखांकन या शुद्धता हमारी पकड़ में आए। इसके लिए ही हम एक अलग चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार, उसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। कई लोग इनको साथ बना लेते हैं, कई लोग अलग अलग बनाते हैं, और आजकल इन्हें कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। उसके बाद में हम बनाते हैं बैलेंस शीट, और उसके बाद में हम एनालिसिस कर करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं, रेशियो एनालिसिस कर लेते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो आफ्टर अकाउंटिंग की चीज़ें हैं। तो दोहरा लेखा पद्धति जर्न की ये एक प्रक्रिया है। अब दोहरा लेखा पद्धति के अनुसार हमने खातों को 3 भागों में बांटा है। दोहरा लेखा पद्धति है वो क्या करती है, खातों को 3 भागों में बांटती है। पहला है व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते में क्या है, सॉरी, व्यक्तिगत खाता कहता वो खाता जो किसी व्यक्ति के नाम, किसी व्यक्ति के नाम, फर्म, संस्था या कंपनी से संबंधित हो। संस्था से संबंधित हो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक खाता। जैसे श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, इस तरह के एक जैसे कैपिटल अकाउंट जो महत्वपूर्ण है, एक ड्राइंग्स हो जाती है। देखिए, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स किसी भी व्यवसाय के अंदर जो व्यापारी का है ना, व्यापारी के खाते कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स कहलाते हैं। काफ़ी लोग ड्राइंग्स को कैपिटल में से घटा के भी दिखाते हैं, इसलिए ये दोनों एक ही है टेक्निकली देखें तो कैपिटल अकाउंट है वो व्यापारी का खुद का खाता होता है, इसलिए इसे हम व्यक्तिगत खातों की श्रेणी में लिखते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट भी एक व्यक्तिगत खाता है क्योंकि किसी एक बैंक का खाता है। कर्नाटका बैंक का अकाउंट, कोई इंश्योरेंस कंपनी का है खाता, कोई रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी का कोई खाता है, तो वो एक इंश्योरेंस कंपनी है उसका खाता है, कोई कंपनी का खाता है, किसी कॉरपोरेशन का खाता है। ठीक है, अब इसमें एंट्री करने के नियम क्या हैं, जो लेखा करने के नियम क्या है। दो व्यक्तियों के बीच में अगर व्यक्तिगत खाते प्रभावित होते हैं, जरूरी थोड़ी है कि व्यक्तिगत खाते प्रभावित ही हों, लेकिन अगर हमारे व्यक्तिगत खाते प्रभावित होते हैं तो जो नियम है वो ये होता है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्या करो, क्रेडिट। ये क्या है आपका व्यक्तिगत खाते का नियम है। जो व्यक्ति प्राप्त करेगा उसको तो डेबिट करो, और जो व्यक्ति भुगतान करेगा उसको क्या करो, क्रेडिट करो। ठीक है, उसके बाद में हम अगला खाता पढ़ते हैं, वस्तुगत खाता। वस्तुगत खाते को वास्तविक खाता भी कहा जाता है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें वो खाते में वो सभी चीजें आती हैं, किसी वस्तु संपत्ति से संबंधित चीजें, कोई वस्तु हो गई, कोई संपत्ति हो गई। क्या क्या चीजें, कोई वस्तु या संपत्ति, जैसे
फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्डिंग मशीन, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, परचेज अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट। परचेज और सेल्स में वस्तु ही तो इन्वॉल्व होती है, तो ये सब कौन से कहलाते हैं? रियल। तो एक बात बताओ, परचेज अगर रियल अकाउंट है तो परचेज रिटर्न भी रियल अकाउंट ही होगा। सेल्स अगर रियल अकाउंट है तो सेल्स रिटर्न भी क्या होगा? रियल अकाउंट। अब इसके लेखा करने के नियम क्या हैं? जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो। और जो व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। अब एक बात बताओ, आपने 5 लाख रुपए का माल खरीदा है कैश में, आपने 5 लाख रुपए का माल कैश में खरीदा है। अब यहां पर 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, माल खरीदा तो व्यापारी के पास क्या आया? माल आया ना। तो जो खरीदा तो परचेज, खरीदने को परचेज ही कहते हैं, तो परचेज अकाउंट तो इसमें क्या हो जाएगा? जो वस्तु व्यापार में आती है, माल माल गुड्स गुड्स को परचेज अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, गया क्या है व्यापार से? कैश। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो और जो व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। और तीसरा और अंतिम खाता है नाम मात्र का खाता। इसे नाम मात्र का खाता भी कहते हैं और अवास्तविक खाता भी कहते हैं। नाम मात्र का या अवास्तविक खाता क्या बताता है? यह है इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है, या तो इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड। इनकम की बात करें तो आय और खर्चे, या लाभ एवं हानि से। समझ में आई? जैसे इंश्योरेंस, आपने सैलरी का भुगतान किया, ये एक खर्चा है आपके लिए, तो सैलरी का भुगतान किया, ये क्या है? एक सैलरी अकाउंट, एक नाम मात्र का या अवास्तविक खाता है। इस तरह से ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, डेप्रिसिएशन भी हमारे लिए खर्चा है, तो इसको भी हम नाम मात्र के चीजों में रखेंगे। मतलब इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड या लाभ और हानि से रिलेटेड हो तो उसे क्या कहते हैं? अवास्तविक या नॉमिनल खाता कहते हैं। वो सभी खाते जो लाभ और हानि ज्ञात करने के काम में आते हैं वो नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। जैसे पी एंड एल अकाउंट, ये चीज मैंने यहाँ पर क्यों लिखी है? लाभ और हानि, कई लोग इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे। जैसे पी एंड एल अकाउंट क्या करता है? लाभ और हानि ज्ञात करने के काम आता है ना। तो यह किस तरह का खाता है? एक नाम मात्र या अवास्तविक खाता है, जिसका कोई भी बात करें तो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। उसकी लेखा करने के क्या नियम है? इसके समस्त व्यय और हानियों को डेबिट करो। और समस्त आय एवं लाभों को क्रेडिट करो। ये एक नियम है इसका, ठीक है। अब इसके बाद में हम एक छोटी सी चीज और पढ़ते हैं जो लेखांकन के नियमों के अंतर्गत ही आती है, ठीक है।
जो शायद किसी खाते विशेष से संबंधित नहीं है, लेकिन आपको इंक्रीज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी वो चीज। यहां पे मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूं पुरानी स्टाइल वाली। इधर क्या आएगा, लायबिलिटीज, और इधर आती हैं असेट्स। ये हो गई बैलेंस शीट। अगर दूसरी भाषा में बात करें तो ये सीआर साइड भी बोल सकते हो और इसको डीआर साइड भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मैं नियम बता रहा हूं उसके लिए आपको बैलेंस शीट का नॉलेज होनी आवश्यक है। यह नियम सीधा है कि अगर असेट्स साइड में अगर बढ़ती कोई चीज बढ़ती है तो उसको तो डेबिट करो, और असेट साइड से कोई चीज कम होती है तो उसको क्या करो, क्रेडिट करो। इसी तरह से लायबिलिटीज साइड में कोई चीज बढ़ती है तो क्रेडिट करो, अगर कोई चीज कम होती है तो डेबिट करो। यह अगर लेखांकन का आपको पास बैलेंस शीट का आपको पता है तो इस नियम से आप सभी एंट्रियां कर सकते हो। वो भी पहले वाले नियम भी आवश्यक है, लेकिन यह एक बहुत अच्छा नियम है। इसमें एक चीज और निकल के आई, क्या कि जिसका नेचुरल सेल्स, अब असेट साइज की चीजें उनका नेचुरल सेल्स डेबिट ही है। कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी चीज, उनका नेचुरल सेल्स क्या है, डेबिट ही है। अगर उसमें वृद्धि होगी तो जो नेचुरल सेल्स है उसकी तरफ चला जाएगा, अगर कमी होगी तो रिवर्स में चले जाएगा। अब कोई लायबिलिटी साइड में कोई चीज है, उसका नेचुरल बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, अगर उसमें वृद्धि होगी तो वह अपनी नेचुरल सेल्स की तरफ चली जाएगी। नेचुरल सेल्स क्या है, क्रेडिट, अगर कमी होगी तो रिवर्स चला जाएगा, ठीक है। यह थी हमारी लेखांकन की प्रणालियां। अगली क्लास में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।